हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमने 8th क्लास के जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बुक को शुरू किया हुआ है और इसके अंतर्गत हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो चल रहा है। ये था व्यापार से कंपनी की स्थापित होती सत्ता, साम्राज्य तक स्थापित होती सत्ता, व्यापार से साम्राज्य तक। तो ये हमारा जो है डिस्कशन वो चल रहा था और इसके तहत हम ऑलरेडी 2 वीडियो डाल चुके हैं और आज हमारा डिस्कशन रहने वाला है यहाँ पर। जैसे कि इसमें हमने प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध ये हमने जाना। आज हम ये देखेंगे कि कंपनी ने अपने शासन को सुदृढ़ कैसे किया, कैसे कंपनी ने एक व्यापारी से जब वो शासक बनती चली गई तो अपने शासन की स्थापना कैसे करती, कौन कौन से ऐसे योग्य गवर्नर जनरल हुए जिन्होंने कंपनी को मजबूती प्रदान की। उन सभी के बारे में हमारा जो डिस्कशन है आज वो होने वाला है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। नए शासन की स्थापना यानी कंपनी व्यापारी से जो शासक कैसे बनती है। देखिए यहाँ पर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, इनका योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपनी को सुदृढ़ता प्रदान करने में। ये 1773 के अंदर ये पैदा आए थे यहाँ पर भारत के अंदर। 1773 के अंदर इनका जो गवर्नर जनरल जो काल है वो 1773 से लेकर के 1785 तक, यानी 12 वर्ष तक इसने कंपनी के गवर्नर जनरल। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे ये जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते, देखिए जहाँ तक वारेन हेस्टिंग्स का समय है, इससे पहले कौन आए थे? रॉबर्ट क्लाइव, जो एक मुख्य सेनापति के तौर पर, जिसने कि प्लासी की बक्सर की लड़ाई को लड़ा था। प्लासी की लड़ाई विजय प्राप्त की थी वहां पर। तो उनके बाद सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की कड़ी के अंदर आते हैं ये लोग। तो वारेन हेस्टिंग्स के समय आते आते कंपनी ने न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास को भी अपने कब्जे में कर लिया था। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे और इनको बोला जाता था प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसीज के नाम से इनको जाना जाता था भाई। प्रमुख रूप से इनकी जो 3 प्रेसिडेंसीज थी और जिन्हें ये कौन कौन सी थी आपकी? बंगाल, जो कि उस समय का सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदान करने वाला एरिया हुआ करता था, क्षेत्र हुआ करता था। उसके बाद मद्रास, जहाँ से समुद्री व्यापार, पूर्व के देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। मुंबई, जो कि प्राचीन समय से ही अपनी स्थिति के लिए समुद्री जो व्यापार है उसके लिए जाना जाता रहा है। हर एक का शासन गवर्नर जनरल के पास होता था, यानी इन तीनों का स्वामी कौन होता था? गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग्स के अंतर्गत इनका शासन चलता था। ये यहाँ पर क्योंकि उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो इस समय जो भी वहाँ का गवर्नर जनरल बनता था उसी के अधीन यहाँ का शासन चलता था। वहाँ से जितना राजस्व इकट्ठा होता था वो उसकी देखरेख में चलता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर से उल्लेखनीय रहे। सॉरी। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है भारत के अंदर प्रशासकीय जो सुधार हैं उसके जनक माने जाते हैं। जिस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी को भारत के अंदर, जैसे कि आगे आएगा 1856 के दौरान, 49 से 56, तो उस दौरान वो रेलवे के जनक कहलाएंगे। ये यहाँ पर प्रशासन के जो हैं जनक हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ पर देखिए 1772 से एक नई व्यवस्था स्थापित की गई थी भारत के अंदर। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। एक होगी फौजदारी अदालत और दूसरी होगी दीवानी अदालत। फौजदारी जो अदालत है ये आपके जो क्रिमिनल प्रकार के जो एक्ट हैं उनसे संबंधित रहेगी और जो आपके सामान्य जो सिविल जो आपके मुकदमे हैं उनको जो है दीवानी अदालत के अंदर सुना जाएगा। दीवानी अदालत के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे भाई। यानी दीवानी जो अदालत जिसके अंदर राजस्व संबंधी जितने भी मुद्दे होते थे
अपने घरेलू से संबंधित, इनके जो जज होते थे, इनके जज होते थे यूरोपियन लोग, यूरोपियन जो कलेक्टर लोग होते थे वो इनके जज। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या किया करते थे। यानी इन्होंने जज किसको बनाया? यूरोपियन को। लेकिन उस यूरोपियन को भारतीय कानूनों की शिक्षा कौन देगा? भारतीय हिंदू या मुसलमान, जो कि उस चीज के ज्ञाता थे। फौजदारी अदालतें अभी भी किसके अधीन थी? काजी और मुफ्ती के अंदर। क्योंकि न्याय का सबसे बड़ा हमारे यहां सल्तनत काल में कौन होता था? काजी या मुफ्ती। अभी भी उसी के अंतर्गत होती थी, लेकिन अब इनके ऊपर निगरानी रखने वाला कौन हो गया था? कलेक्टर साहब हो गए थे। अब यहां पर ये दो तीन जो वर्ड आए हैं, काजी है, मुफ्ती है, इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, काजी कौन होता है? ये एक महान्यायाधीश होता है। जब हमारा सल्तनत काल चलता था तो उस समय न्यायाधीश को काजी कहा जाता था। मुफ्ती कौन होता है? मुसलमान समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है, उसको मुफ्ती कहा जाता है। काजी जो है, काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। देखिए, मुफ्ती है वो मुकदमों को क्या व्याख्यान देता था, यानी महान्यायवादी होता था। और काजी जो होता है वो उस व्याख्यान के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार क्या सुनाता था? सजा सुनाता था। फिर जैसे कि महाअभियोग, अभी भी महाअभियोग की ये जो प्रक्रिया है, ये भारत ने इंग्लैंड से ही अपनाई गई। जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचार का आरोप लगता था, तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी संसद का जो ऊपरी सदन होता है, जैसे हमारे यहाँ पर संसद का ऊपरी सदन कौन है? हमारे यहाँ पर राज्यसभा है और निम्न सदन हमारा लोकसभा है। तो उसी प्रकार से ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता था और इसी को महाअभियोग कहा जाता है। जैसे कि भारत के अंदर भी 2/3 बहुमत से इसको पारित होना जरूरी होता है, वैसे ही ये महाअभियोग वहां पर चलते थे। यहाँ पर देखिए, ये अदालती सीन दिया हुआ है, वहां का संसद का सीन दिया हुआ है, लंदन का। वारेन हेस्टिंग्स पर यह मुकदमा चल रहा है। आरजी पोलार्ड के द्वारा ये चित्रित किया गया है। वारेन हेस्टिंग्स, जिसने कि कंपनी को मजबूती प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई, ये जब देखिए वापिस गया था इंग्लैंड, तो इसके ऊपर मुकदमा चला था इसकी संपत्ति को लेकर के। यहाँ पर देखिए, जब वारेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप लगाया और इस आरोप के चलते वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग का मुकदमा चलाया, जो 7 साल तक चलता रहा और अंततः वारेन हेस्टिंग्स को आत्महत्या करनी पड़ी। इतनी बेइज्जती जो इसको सहनी पड़ी थी, जिसके तहत इसको क्या करना पड़ा? आत्महत्या तक का कदम उठाना पड़ गया था इनको। यहां पर देखिए, स्रोत नंबर, मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाअभियोग चला रहा हूं। वारेन हेस्टिंग्स, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स सबका उत्पीड़क के रूप में जाना गया है भारत के, क्योंकि इसने यहां पर घूसखोरी का जबरदस्त काम किया था। वारेन हेस्टिंग्स से महाअभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क ने ये एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया, जिसका एक हिस्सा इस प्रकार से है। मैं उनके यानी हेस्टिंग्स के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाअभियोग चला रहा हूं, जिनके अधिकारों को उन्होंने पैरों तले रौंद डाला और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मैं मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर मैं सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाअभियोग चला रहा हूं। ये यहाँ पर एडमंड जो बुर्के थे, उनके द्वारा ये महाअभियोग की प्रक्रिया का एक अंश दिया हुआ है कि किस प्रकार से उन्होंने वारेन हेस्टिंग पर जो महाअभियोग चलाया था, उसका एक अंश दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, एक बड़ी समस्या क्या थी वहाँ पर धर्मशास्त्रों के अंतर्गत। देखिए, ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे, अलग अलग हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या देते थे। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून व्यवस्था, तो इसमें समानता कहाँ से रहेगी? तो समानता का कानून लाने के लिए क्या किया गया? 1775 के अंदर,
1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंप दिया कि आप अपने हिसाब से जो भारतीय कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था के सही स्वरूप को सामने लेकर आइए। इसमें सबसे प्रमुख रूप से काम निभाने करने वाले एन बी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 11 पंडितों ने कानूनों का संग्रह बनाया, भारतीय कानूनों का। फिर एक अंग्रेज एन बी हॉलहेड ने इसने उसका अंग्रेजी के अंदर ट्रांसलेशन किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई। ये हिंदुओं की थी 11 पंडितों के द्वारा, लेकिन 78 तक आते आते मुसलमानों के कानूनों की भी एक संहिता, एक किताब तैयार कर ली। जिस समय 1773 ईस्वी के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, कलकत्ता के अंदर पहला भारतीय जो न्याय कोर्ट है वो स्थापित किया गया था कलकत्ता के अंदर। इसके अलावा कलकत्ता में एक अपीलीय अदालत भी, जिसको सदर निजामत अदालत भी कहा जाता है, उसकी भी स्थापना की गई थी। यानी कि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गए, क्वेश्चन बन गया आपका कि भारत के अंदर कौन से एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, और ये सबसे पहले कहा हुई थी कलकत्ता के अंदर 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत। साथ ही यहाँ पर एक अपीलीय अदालत, यानी किसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो वो वहाँ पर अपना अपील लगा सकता है, याचिका दायर कर सकता है। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि आज भी जानते हैं हमारे जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होता है, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी बोल दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना होता था, और ये विभिन्न अधिकारियों की मदद से करता था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। यह प्रमुख काम जिला कलेक्टर का। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट क्या कहलाता है, कलेक्ट्रेट, सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर धकेल दिया था। यानी गवर्नर जनरल का पद धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा था। अब यहां पर देखिए कंपनी की फौज। कंपनी ने अपनी सेना कैसे तैयार की। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। क्योंकि कोई भी किसी भी भूभाग पर यदि हम अधिकार करना चाहते हैं तो वो बिना सैनिक सहायता के नहीं हो सकता। केवल आप कागजी कार्रवाइयों के माध्यम से उस क्षेत्र के लोगों को अपने अधीन नहीं कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने अपनी जो स्थायी सेना है वो किस प्रकार से तैयार की। मुगल फौज के रूप में घुड़सवार हुआ करते थे। घुड़सवार यानी ये सवार शब्द से बना था। सवार का मतलब घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित सेना से लिया जाता था। और दूसरी होती थी आपकी पैदल सेना। पैदल सेना के अंदर तीरंदाजी, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा ज्यादा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाले पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसके पास घुड़सवार ज्यादा थे। ग्रामीण इलाकों में शस्त्र किसानों की बड़ी संख्या होती थी, क्योंकि मुगल काल में कौन सी व्यवस्था चलती थी, सामंतवादी व्यवस्था चलती थी। और सामंतवादी व्यवस्था के तहत जमीन जो है सामंत को दे दी जाती थी, और सामंत ही अपनी क्या रखता था, सेना रखता था, और राजा को जरूरत पड़ने पर, सुल्तान को जरूरत पड़ने पर वही सेना सुल्तान की मदद करती थी। तो इसलिए राजाओं को, सुल्तानों को स्थायी सेना रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं महसूस होती थी। स्थानीय जमींदार मुगलों की जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करवा देते थे, क्योंकि किसान जो लोग थे, सभी किसान, जैसे कि आजकल इराक के अंदर है, इराक के अंदर हर जन्म लेने वाले बच्चे को सैनिक प्रशिक्षण देना अनिवार्य है।
वैसा ही उस समय हमारे यहाँ पर जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसके तहत होता था। सैनिक ये अस्त्र रखते थे किसान लोग। 18वीं शताब्दी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत धीरे धीरे बदलने लग गई। यानी किसानों को जिनको कि सेना के लिए तरह से इस्तेमाल किया जाता था जरूरत पड़ने पर, अब इनको थोड़ा थोड़ा प्रशिक्षण देना शुरू किया जाने लग गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। यानी एक तरह से देखा जाए तो अंग्रेज अपने यहां कुछ नहीं लेके आए। अंग्रेजों ने भारतीय भूमि से ही जो कुछ सीखा उसी को भारत के ऊपर अप्लाई कर दिया, उसी को उस पर लागू किया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपोही, जो कि भारतीय शब्द सिपाही का ही एक बिगड़ा हुआ रूप है, सिपोही आर्मी बोलते थे। और जैसा कि थोड़ा सा नाम चेंज हो गया, इसमें पाश्चात्यकरण की झलक लोगों को दिखाई देने लगी। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती चली गई। यानी यहां पर पैदल सैनिकों की जो सेना थी उसका बोलबाला होने लग गया। इसकी वजह क्या थी? ब्रिटिश साम्राज्य, बर्मा। देखिए 1834-35 के अंदर क्या किया था बर्मा, इन्होंने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था और लगातार 6-7 साल तक इसके ऊपर क्या किया, युद्ध जारी रखा था। बर्मा पर युद्ध किया 1824 के अंदर। और मिस्र में भी इनके युद्ध चल रहे थे, जहां सिपाही मस्केट होता है तोड़ेदार बंदूक। तोड़ेदार बंदूक का मतलब होता है जैसे कि बच्चे खिलौने वाले जो बंदूक रखते हैं उसके अंदर जो वो रील डालते हैं, उस प्रकार की जो मस्केट होती थी, उस प्रकार की जो बंदूक होती है। और एक होती है मैचलॉक, से लैस होते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी तक के शुरुआत तक अंग्रेजों में एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित होने लग गई थी। यानी एक रूपता उसकी सेना के अंदर आनी शुरू हो गई थी। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण दिया जाना शुरू हो गया था। अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लग गया था। अब उनका जीवन पहले से ज्यादा अनुशासित और नियंत्रित हो गया था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को, उन भावनाओं के साथ खेल जाते थे, उनको नजरअंदाज कर जाते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? जो हमेशा चिरकाल से अपनी परंपराओं के अंदर जो बंधे हुए लोग थे, वो अपनी इन परंपराओं को कैसे त्याग सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ एक सिपाही बनकर रह सकते थे? ऐसा कदापि नहीं होने वाला। सिपाही क्या महसूस करते थे? देखिए, आपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा होगा। और इन बदलावों की परिणति हुई 1857 की क्रांति, जिसके बारे में आप अध्याय 5 के अंदर विस्तार से जानेंगे। निष्कर्ष तौर पर हम क्या कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते भारत के एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेजी से बढ़ी और तेजी से इसने भारतीय भूभागों को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया। तब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने में जो 6 से 8 महीने का समय लगता था, भाप से चलने वाले जहाजों ने यह यात्रा 3 हफ्ते में समेट कर रख दी। यानी यहां पर सैनिक मदद पहुंचाना, तैयार माल को पहुंचाना, यानी भारत पर शिकंजा कसने में तीव्रता आ गई थी। इसके बाद से तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत में आकर के रहने लग गए। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग
और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। कंपनी ने भारतीय भूभागों को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। देश के बचे कुचे भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव देखने को मिलता था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। चाहे लोगों को मानसिक रूप से किसी भी तरह से भारतीय लोगों के मन के ऊपर इन्होंने ये छाप छोड़ दी थी। यहां पर देखिए एक अन्यत्र देखते हैं हम, ये अभी हमने भारत के बारे में देख रहे थे, उसी समय देखिए विदेशों के अंदर भी साथ ही साथ कुछ घटनाएं घटित हो रही थी। तो यहां पर अन्यत्र के अंदर हम दक्षिण अफ्रीका में दास व्यापार के बारे में देखते हैं। डच व्यापारी 17वीं सदी में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे। डच, हॉलैंड के निवासियों को डच बोला जाता है। जल्द ही दास व्यापार शुरू हो गए। यहां पर लोगों को जानवरों की तरह से बंधक बनाकर जंजीरों में बांधकर बाजारों में बेचा जाता था, जैसे जानवरों को बेचा जाता है। 1834 में दास प्रथा के अंत के समय, यानी एक बार दास प्रथा 1834 में समाप्त होती है, लेकिन फिर बाद में अस्तित्व में आया, जाकर के 1848 में दास प्रथा खत्म होती पूरी तरह से। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप में निजी स्वामित्व में दासों की संख्या 36,774 हुआ करती थी। यानी इतने ज्यादा लोगों को दास बनाया हुआ था वहां पर। 1824 में कैप आने वाले एक यात्री ने वहां होने वाले नीलामी का आंखों देखा ब्यौरा प्रस्तुत किया। यह मालूम होने पर कि पशुओं कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है, कि यहाँ पर भी पशुओं की कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाले हैं, हमने अपनी गाड़ी नए बैल खरीदने के लिए रोक ली। वहां पर नीलामी में एक स्त्री दास, उसके 3 बच्चे थे। किसानों ने पशुओं के समान ही उन्हें परखा, उन्हें अलग अलग खरीदारों को बेच दिया गया। मां ने चिंता, वेदना और आंसू भरी आंखों से बच्चों की तरफ देखा। यानी कि देखिए, एक मां, 3 बच्चे, अलग अलग लोगों को इनको बेच दिया। यानी इनके अलग अलग लोगों के, इनके अलग अलग स्वामी बन गए। मां किसी दूसरे व्यापारी ने खरीद ली, बच्चों को अलग अलग व्यापारियों ने खरीद लिया। यानी परिवार बिछुड़ गया। बच्चों को देखकर मां की आंखों में आंसू थे। दुखी बच्चे व्याकुल मां बाप से चिपक गए। यह दृश्य दिल को दहला देने वाला दृश्य है। आज एक बच्ची, एक लड़की को जब बड़ी हो जाती है और शादी करके जब माँ बाप उसको विदा करते हैं, उस दृश्य की आप कल्पना कीजिए। जबकि वो कोई दास नहीं है, वो लड़की घर में आती जाती रहती है, लेकिन इसमें क्या पता बच्चे की डेथ हो जाए, माँ बाप दोबारा मिल पाए या नहीं, किस देश में जाए, किस देश में। ऐसे हृदय विदारक दृश्यों को भला उस समय के माँ बाप किस प्रकार से झेलते होंगे। इसके विपरीत मौजूद दर्शकों के चेहरे हंसते हुए एवं असंवेदनशील नजर आते थे। आप एक वैवाहिक जो समापन का समय होता है, विदाई का समय होता है, आप एक उस दृश्य की कल्पना कीजिए। उस समय जब माँ बाप अपनी एक लड़की को विदा करते हैं तो समाज के सभी लोगों के दिल पिघल जाते हैं। हृदय विदारक दृश्य होता है, सभी की आंखें नम होती हैं। एक ये दृश्य देखिए जहां पर माँ किसी दूसरे व्यापारी के पास, बच्चे किसी तीसरे व्यापारी के साथ, फादर किसी चौथे व्यापारी के पास। ऐसे में लोगों के चेहरे खिल रहे हैं, हंस रहे हैं। ये मानवता का कहां का न्याय है। तो उस समय मानवता असंवेदनशील थी, लोगों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं। दास व्यापार, पशुओं की भांति लोगों को बेचा जाता था। तो ये था अपना चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है आज, सेकंड चैप्टर
व्यापारी से साम्राज्य तक कंपनी की स्थापित होती सत्ता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी जो है नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।